दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और इस पुस्तक जो आत्मानुशासन की शक्ति और बहाना बनाना छोड़ दें कि अगली सीरीज है। ये सीरीज नंबर 15 है और इसके पिछले सभी वीडियो जो है इस चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए और उससे अपना जो है मोटिवेशन को हाई तक पहुंचाने में स्वयं का योगदान लीजिए। तो दोस्तों, ये आत्मानुशासन की शक्ति पुस्तक के अगली सीरीज 15 में हम लोग बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को फटाफट अपना जो रिक्वेस्ट है वो कर देता हूँ कि जो लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे कर लीजिए। घंटी को भी ज़रूर दबाइए, चैनल को और लाइक कीजिए। दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो प्रकाश की भांति होता है। आप जितना है इसे दूसरों के बीच फैलाएंगे, आपके जीवन जो है वो प्रकाशमान होता चला जाएगा। तो इस प्रकाश को अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि इस समाज में हम लोगों का अपना योगदान देना सबका कर्तव्य है। तो इस बात को ध्यान में रख के इसको ज़रूर शेयर करें और अपना कमेंट भी दें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, एक पुस्तक और मैं सफलता का साधन नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। क्या है अध्याय 13 में? आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। यदि आप स्वयं को नहीं जीतेंगे तो हार जाएंगे। नेपोलियन हिल। दोस्तों, नेपोलियन हिल का भी एक पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये भी सेल्फ मोटिवेशन में सबसे पिक बुक है, तो आप उसको भी अवलोकन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। तो उन्हीं का कथन है, यदि आप स्वयं को नहीं जीतेंगे तो हार जाएंगे। चलिए देखते हैं। आत्मानुशासन समय के प्रबंधन में जितना महत्वपूर्ण है, शायद आपके जीवन में किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। समय प्रबंधन मूल अनुशासन है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक तय करता है। जैसा पीटर ड्रकर ने कहा है, आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन वास्तव में जीवन प्रबंधन या व्यक्तिगत प्रबंधन है। यह मूलतः समय या परिस्थितियों का नहीं बल्कि स्वयं का प्रबंधन है। समय नश्वर है, इसका संग्रह संभव नहीं है। समय का कोई विकल्प या स्थापन्न नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरी चीज से काम नहीं चलेगा। समय को दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। एक बार यह चला गया या बर्बाद हो गया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। अंततः समय अनिवार्य है, खास तौर पर किसी भी तरह की उपलब्धियों के लिए। हर उपलब्धि, हर परिणाम, हर सफलता के लिए समय जरूरी है। आप समय बचा नहीं सकते। आप जो है समय नहीं बचा सकते। सच्चाई यह है कि आप समय को बचा नहीं सकते। आप तो बस इसे अलग तरह से खर्च कर सकते हैं। आप कम महत्व के क्षेत्रों से हटाकर इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगा सकते हैं। यही सफलता की कुंजी है और यहीं पर आत्मानुशासन की जरूरत होती है। समय प्रबंधन का अर्थ है घटनाओं का क्रम चुनने की योग्यता। समय के संदर्भ में आत्मानुशासन का अभ्यास करके आप यह चुन सकते हैं कि पहले क्रम पर क्या करना है, दूसरे क्रम पर क्या करना है और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है। और चयन करने की स्वतंत्रता हमेशा आपके पास होती है। टाल मटोल या देरी से उबरने के लिए आपको जबरदस्त आत्मानुशासन की जरूरत होती है। टाल मटोल अधिकांश लोगों को महान सफलता पाने से रोकते हैं। एक रेड इंडियन ने एक बार मुझे बड़ी यादगार बात बताई थी। टाल मटोल सपनों की चोर है। प्रेटो सिद्धांत यानी 80-20 का नियम कहता है कि आपको अपने 80% परिणाम अपने 20% कामों से मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपके 80% काम कम मूल्यवान है, क्योंकि उन सब को मिलाकर केवल 20% या उससे भी कम परिणाम मिलते हैं।
अपने हर काम को सच्चे महत्व का आकलन करें। आपके कुछ काम बाकी कामों से 5 यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही उनमें एक बराबर समय लगता हो। आपके सबसे महत्वपूर्ण काम शीर्षस्थ 20% आमतौर पर बड़े मुश्किल और भयावह होते हैं। इसके विपरीत आपके 80% काम जिनसे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता या बहुत कम फर्क पड़ता है, आमतौर पर छोटे, आसान और आनंददायक होते हैं। यह कैसे पता करें कि किसी चीज का आपके लिए कितना महत्व है? इसका पता इस बात से चलता है कि आप उस चीज को कितना समय देते हैं। आप हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान और समय उसी चीज पर देते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे यह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपकी सामाजिक या खेल संबंधी गतिविधियां हो, या पैसे और करियर हो। आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, यह देख कर ही आप और बाकी सभी लोग यह जान सकते हैं कि आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि करियर की सफलता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हर दिन घर लौटकर घंटों टीवी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका परिवार उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अकेले ही घर से बाहर जाकर दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं या गोल्फ खेलने चले जाते हैं। केवल आपके कामों से ही आपको और दूसरों को भी यह पता चलता है कि आप सचमुच किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। समय प्रबंधन का सार यह है कि आप स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वयं को अनुशासित करें और फिर उन प्राथमिकताओं पर अमल करें। आपको अच्छी तरह सोच समझकर उस पल के लिए सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम चुनना चाहिए और फिर केवल वही काम करने के लिए खुद को अनुशासित करना चाहिए। व्यक्तिगत रणनीतिक योजना। रणनीतिक योजना में कंपनी का मुख्य ध्यान पूंजी से होने वाले लाभ को बढ़ाने पर केंद्रित होना है। किसी कंपनी में पूंजी का मतलब है मालिकों द्वारा व्यवसाय में लगाई धनराशि। कर्ज से भिन्न रणनीतिक नियोजन का उद्देश्य व्यवसाय को इस तरह संगठित और दोबारा संगठित करना होता है ताकि कंपनी पूंजी पर अधिक लाभ कमाए। कंपनियां आर्थिक पूंजी का निवेश करती है जबकि कर्मचारी मानवीय पूंजी का निवेश करता है। कंपनियां आर्थिक संपत्तियां लगाती है जबकि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जाएं। आप उनका कैसा निवेश करते हैं इसी बात से आपको आपके जीवन की पूरी गुणवत्ता तय होती है। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपका लक्ष्य अपनी गतिविधियों से ऊर्जा पर सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना है। केन ब्लैंचार्ड इसे जीवन पर सर्वोच्च लाभ कमाना कहते हैं। सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए समय का निवेश करते समय भी आपको उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि आप अपने धन को निवेश के बारे में रहते हैं। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने पास मौजूद समय की सीमित मात्रा से सर्वश्रेष्ठ परिणाम, पुरस्कार और संतुष्टि प्राप्त करें। काम करने से पहले सोचें। क्या सोचें? तो आइए देखते हैं। किसी समय साध्य काम का वादा करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, क्या यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है? समय प्रबंधन में आत्मनुशासन के कमी के कारण लोग अपने शीर्षस्थ कामों में लगातार टाल मटोल करते हैं और कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कार्यों में अपना ज्यादा समय लगाते हैं। बार बार ऐसा करने पर आपको इसकी आदत पड़ जाती है।
अधिकांश लोगों में टाल मटोल की आदत होती है। वे अपने प्रमुख और महत्वपूर्ण कामों को टालते हैं। वे अपने प्रमुख और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं और अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों में लगाते हैं जिनसे भविष्य में बहुत कम फर्क पड़ता है। प्राथमिकताएं बनाएं, गौणताएं। प्राथमिकताएं तय करने के लिए गौणता तय करना भी आवश्यक होता है। प्राथमिकता एक ऐसी चीज है जिसे आप ज्यादा करते हैं और जल्दी से जल्दी करते हैं, जबकि गौणता ऐसी चीज होती है जिसे आप कम करते हैं और बाद में करते हैं। आपके पास शायद पहले से बहुत से कामों का दबाव होगा और आपको संभवतः समय की कमी महसूस हो रही होगी। इस वजह से कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आपको किसी पुराने काम को छोड़ना होगा। किसी नई चीज में जाने के लिए आपको किसी पुरानी चीज से बाहर निकलना होगा। इसलिए किसी नए काम का वादा करने से पहले खुद से पूछें, मैं कौन सा पुराना काम छोड़ सकता हूँ ताकि मेरे पास इस नए काम के लिए पर्याप्त समय रहे। अपने जीवन में रचनात्मक उपेक्षा का नियमित अभ्यास करें। सोच समझकर तय करें कि आप कौन से काम छोड़ देंगे ताकि आपके पास उन कामों को करने के लिए ज्यादा समय रहे जिसने आपके भविष्य पर सचमुच प्रभाव डाल सकता है। परिणाम पहचाने। समय प्रबंधन का अनुशासन विकसित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है परिणाम। कोई भी चीज उसी हद तक महत्वपूर्ण है जिस हद तक उसके पूरे होने या अधूरे होने के गंभीर संभावित परिणाम होते हैं। कोई काम या गतिविधि उस हद तक महत्वहीन है जिस हद तक उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं जिनका आपके जीवन पर 50 साल तक प्रभाव पड़ सकता है। ऑफिस में प्रमुख कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने का कोई बड़ी बिक्री करने से आपकी नौकरी और आमदनी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर कॉफी पीने, सहकर्मियों से गपशप करने, अखबार पढ़ने, इंटरनेट पर सर्फिंग करने या ईमेल चेक करने में आपका काम जो है आनंददायक तो हो सकता है, लेकिन इन गतिविधियों को बहुत कम परिणाम मिल सकते हैं या कोई परिणाम नहीं होता। दूसरे शब्द में आप उन्हें करते हैं या नहीं, इसका आपके काम या आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल अधिकांश लोग अपना ज्यादातर समय इन्हीं गतिविधियों में ही बिताते हैं। अपने समय का प्रबंधन करना। समय प्रबंधन एक सरल तंत्र है जिसका उपयोग करके आप टाल मटोल की आदत से उबर सकते हैं। इसमें आत्मानुशासन, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार भी बहुत बड़े होते हैं। इस तंत्र का उपयोग करने से आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम और आमदनी तो 2-3 गुना बढ़ सकता है। दिन की शुरुआत करने से पहले उस दिन करने वाले कार्यों की सूची बना लें। सूची बनाने का सबसे अच्छा समय एक दिन पहले रात का होता है ताकि आपका अचेतन मन आपके सोते समय भी इस गतिविधि सूची पर काम कर सके। इसी वजह से सुबह जागने पर आपके मन में अक्सर ऐसे नए विचार आते हैं जिनसे आप दिन में कामों को ज्यादा कारगर तरीके से पूरे कर सकते हैं। अपनी जो सूची है ABCDE यानी विधि का उपयोग करें। ऐसे लगाकर जितना ABCD जरूरत के हिसाब से उसको सजाएं। A = करना ही होगा, यानी ये में जो भी काम लिखे उसे जरूर से जरूर करें, न करने के गंभीर परिणाम। B करना चाहिए या न करने के हल्के परिणाम। C करना अच्छा है, चाहे आप करें, चाहे आप उसे करें या न करें, कोई परिणाम नहीं होता। D सौंपें। जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं उन्हें उन लोगों को सौंप कर आप उन कामों के लिए ज्यादा समय खाली करते हैं जिन्हें केवल आप ही कर सकते हैं। E छोड़ें। वे सारे काम और गतिविधियों को छोड़ दें जो आपके उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
अब अनिवार्य नहीं है या प्रासंगिक नहीं है। अगले दिन की गतिविधि सूची की समीक्षा करें और काम शुरू करने से पहले हर कार्य के सामने ABCD या E लिख लें। यदि आपके पास A श्रेणी के कई कार्य हैं तो उन्हें महत्व के क्रम में जमा लें, जैसे A1, A2, A3 आदि। B और C श्रेणी के कार्यों के साथ भी ऐसा ही करें। नियम क्या है? तो नियम यह है कि जब तक आपका एक कार्य अधूरा है तब तक आपको कभी भी B कार्य नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हों तो आपको कभी भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। इस विधि के अनुसार अपनी सूची व्यवस्थित कर लें। इसके बाद खुद को अनुशासित करें ताकि आप किसी अन्य कार्य को करने से पहले सुबह सबसे अपना A1 कार्य ही शुरू करें। पहली बार में ही काम पूरा करने का अभ्यास करें। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कर दें तो आपको अनुशासित रहकर पूरी एकाग्रता से अपना 100% समय और ध्यान उस पर केंद्रित रखना होगा जब तक कि वह पूरा न हो जाए। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनने और फिर बाकी सारे काम छोड़कर उसे ही करते रहने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की जरूरत होती है। लेकिन जब आप उस पर काम शुरू कर दें या कर देते हैं तो आपको ऊर्जा का ऐसा प्रवाह महसूस होगा जो आपको वह काम पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा और आगे धकेलता चला जाएगा जब तक कि आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से अनुभव नहीं करने लगेंगे। आप ज्यादा खुश और संकल्पवान महसूस करेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से ही आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और आप उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। हर व्यक्ति के मन में दृढ़, प्रभावी, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर महसूस करने की गहन इच्छा होती है। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अनुशासन दिखाते हैं तो आप स्वयं आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाओं को प्रेरित कर देते हैं। निवेश पर 1000% का लाभ। ABCD और E विधि से पूरे दिन की योजना बनाने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। याद रखें, काम करने से पहले योजना बनाने में आप जो 1 मिनट का समय लगाते हैं उसमें काम के दौरान आपका 10 मिनट का समय बच जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपना पहला काम शुरू करने के पूर्व ही पूरी योजना बना लेते हैं और स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करते हैं तो इससे आपको जो आपकी ऊर्जा है उस पे 1000% लाभ मिलेगा। जब आप प्रगति करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स का निरंतर स्राव होता है जो खुशी के प्राकृतिक रसायन है। इस एंडोर्फिन्स की बदौलत आप ज्यादा सकारात्मक, एकाग्रचित, चौकन्ने, जागरूक और नियंत्रित महसूस करेंगे। जब आपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए अपने स्वाभाविक प्रतिरोध के खिलाफ जूझते हैं तब आपके भीतर एंडोर्फिन्स का प्रवाह होता है। क्या कह रहा है कि जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए अपने स्वाभाविक जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके खिलाफ जूझते हैं तब आपके भीतर एंडोर्फिन्स का प्रवाह होता है। आपकी प्रफुल्लता, उल्लास, खुशी और उच्च आत्मसम्मान के रूप में इसका अनुभव होता है। किसी प्रमुख कार्य के पूर्ण होने पर आप उस धावक जैसा महसूस करते हैं जिसने फिनिश लाइन को सबसे पहले पार किया है। आप विजेता महसूस करने लगते हैं। उत्कृष्ट समय प्रबंधन के पुरस्कार कभी खत्म नहीं होते। जैसे ही आप अपने समय की योजना बनाना शुरू करते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं और अपना हर दिन A1 कार्य से शुरू करते हैं, वैसे ही आप खुश महसूस करने लगेंगे और आपको अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण का एहसास होगा। आप जितनी बेहतर योजना बनाएंगे और उस पर जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। एकाग्रचित्त रहें।
व्यवस्था में कार्यकुशलता का नियम कहता है हर चीज को करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजों को करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय रहता है। स्वयं को एकाग्रचित रखने और अपने शीर्ष कामों, गतिविधियों और जिम्मेदारियों पर कार्य करने के लिए आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए। क्या सवाल पूछने चाहिए? कि मुझे नौकरी क्यों दी गई है? मुझे वास्तव में कौन से कार्य करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? मुझ में किन परिणामों की उम्मीद की जाती है? आपको इस सवाल के जवाब के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस बारे में दूसरों से बातचीत करें, अपने बॉस से पूछें, मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र कौन से हैं? मैं जो कार्य करता हूं उनसे मेरे पद पर किन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है? किसी भी पद के 5-7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र ही होते हैं। यह अनिवार्य है कि आप इन क्षेत्रों को पहचान लें और फिर दिन भर उस पर काम करें। मेरी सर्वोच्च महत्वपूर्ण गतिविधियां कौन सी है? मेरे कौन से कार्य मेरी कंपनी की और मेरी उन्नति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? आपकी कुछ मूल योग्यताएं आपको महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ बनाते हैं। वे कौन सी है? 4 में कहता है मैं और सिर्फ मैं ही ऐसा क्या कर सकता हूं जिसे यदि अच्छी तरह किया जाए तो उसे वास्तव में फर्क पड़ेगा। इस सवाल का किसी समय पर केवल एक ही जवाब होता है, यह वह चीज है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी उसे नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि आप इसे कर देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो इससे आपके जीवन और कार्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है। 5, इस वक्त मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? प्राथमिकता तय करने और टाल मटोल से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर दिन, हर मिनट, हर सवाल का एक ही जवाब होता है, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने और अपने सर्वोच्च प्राथमिकता को चुनने की आपकी क्षमता, आपकी बुद्धि और प्रभाव का मुख्य पैमाना। आज ही शुरू कर दें। आज ही से अपने जीवन के हर क्षेत्र में समय प्रबंधन के इन प्रमुख सिद्धांतों पर अमल शुरू कर दें। उन्हें अपनी नौकरी या काम धंधे, परिवार, स्वास्थ्य, व्यायाम, दिनचर्या और आर्थिक निर्णयों तथा गतिविधियों पर लागू करें। कोई बहाना नहीं चलेगा। प्राथमिकताएं तय करने और फिर उन पर अमल करने के लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है। टाल मटोल अधिकांश लोगों को पीछे रोक कर रखती है और उससे उबरने के लिए आपको सतत अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बहरहाल अपने समय का अच्छा उपयोग करने के लिए आप स्वयं को जितना ज्यादा अनुशासित करते हैं, आप उतने ही ज्यादा खुश महसूस करेंगे और हर क्षेत्र में आपके जीवन की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आपके तथा आपके लक्ष्यों के बीच लगभग हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और मुश्किलें खड़ी रहती है। दैनिक जीवन की समस्याओं को कारगर तरीके से सुलझाने में की आपकी जो योग्यता का आपके परिणामों और पुरस्कारों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक पढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं इस अध्याय के कार्य अभ्यास पे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। कार्य अभ्यास नंबर 1, ये जो मैं कार्य अभ्यास बताता हूँ या इस पुस्तक में दिया गया है, इसकी विवेचना आप स्वयं कीजिए और इसके महत्व को अपने डायरी में लिखिए, अपने दिमाग से पूछिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इसी वजह से इसी को ध्यान में रखकर ये जो कार्य अभ्यास है वो बनाया गया है। दोस्तों, मैं स्वयं करता हूँ और आपको भी इसलिए बताता हूँ कि इसको जिस तरीके से आप कीजिएगा आपके जीवन में विलक्षण प्रभाव पड़ेगा। आज ही समय प्रबंधन में माहिर होने का निर्णय लें। इसी वक्त से, जब से वीडियो आप देख रहे हैं तब से समय प्रबंधन में माहिर होने का निर्णय लें। इस दिशा में तब तक काम करें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए।
और मैंने, अगर आप आदत पे देखना चाहते तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ आदत पे, कि आदत बनने में कितना समय लगता है, आदत कैसे बनता है, और आदत कितने दिन तक, 21 दिन तक आप लगातार करते हैं तो इसकी आदत पड़ जाती है, और 91 डेज लगातार इसको करते रहते हैं तो ये आदत आपकी लाइफ स्टाइल हो जाती है। तो उसको भी ज़रूर देखें। अपना हर दिन शुरू करने से पहले उस दिन करने वाले सभी कार्यों की सूची बनाएं। जब नए कार्य सामने आए तो उन पर काम शुरू करने से पहले उन्हें भी लिख लें। ABCDE विधि का उपयोग करके प्राथमिकता के आधार पर अपनी कार्य सूची को व्यवस्थित कर लें। ऐसा तब तक बार बार करते रहें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए। हर दिन अपने A1 कार्य को पहचानें और उस पर पूरी एकाग्रता से तब तक काम करने का संकल्प करें जब तक यह पूरा न हो जाए। उस काम को पहचाने जिसे केवल आप ही कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह करने से वास्तव में फर्क पड़ सकता है। 6 कहता है, अपने उन 20% कार्यों का पता लगाएं जो आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार है और फिर उन पर अधिकांश समय काम करने के लिए खुद को अनुशासित करें। हर दिन हर मिनट खुद से पूछे, इस पल मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, और फिर खुद को सिर्फ उसी कार्य को करने के लिए अनुशासित करें जब तक कि वह पूरा न हो जाए। अध्याय 14, आत्मानुशासन और समस्याएं सुलझाना। अनुभव वह नहीं है जो मनुष्य के साथ होता है, यह तो वह है जो मनुष्य खुद के साथ होने वाली घटनाओं के साथ करता है। आल्डस हेक्सले। विचार कारण है और परिस्थितियां परिणाम है। इसका अर्थ है कि आपके विचारों की गुणवत्ता से ही काफी हद तक आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। सबसे शक्तिशाली मानसिक सिद्धांत यह है, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप अधिकांश समय सोचते हैं। इसे लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक का सार यही है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप अधिकांश समय सोचते हैं कि मुझे ये बनना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हर क्षेत्र में अपने शीर्षस्थ लोग बहुत समाधान कथित होते हैं। वे ज़्यादातर समय समाधानों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे इन बातों में नहीं उलझते हैं कि समस्या उत्पन्न करने के लिए किसने कोई चीज की या नहीं की। इसके बजाय हर क्षेत्र में सबसे सफल लोग समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सोचते हैं कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। सूफी दार्शनिक इजरत खान ने एक बार कहा था, समुद्र की लहरों की तरह जीवन में समस्याएं भी लगातार आती रहती है, वे कभी खत्म नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी समस्याओं, मुश्किलों, संकटों और अल्पकालीन सफलताओं का जो अटूट प्रवाह है वह निश्चित रूप से आएगा। उन सब का सामना करते समय आप में आत्मानुशासन, आत्म विजय और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने की जो क्षमता है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि यह क्षमता आपके व्यवसाय और जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। अवश्यंभावी और अनिवार्य संकट आपके जीवन भर शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवसायिक और राजनीतिक समस्याओं के जो वेग से जूझना पड़ता है, समस्याओं की इसी अंतहीन श्रृंखला में व्यवधान तभी आता है जब कोई संकट आकर सामने खड़ा हो जाता है। यदि आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो शायद आपके सामने हर 2-3 महीने के बाद संकट आना स्वाभाविक है, और संकट के दौर में ही आप अपने व्यक्तित्व की गुणवत्ता और अपनी चारित्रिक शक्ति का सचमुच प्रदर्शित करते हैं। अप्रत्याशित झटकों और संदर्भ भरी परिस्थितियों का सामना करते समय ही आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप दरअसल किस मिट्टी के बने हैं। पूरा जीवन एक परीक्षा है। इकलौता सवाल यह है कि आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं। समस्याओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे बिन बुलाए या बिना बताए चली आती है। वे आपको पहले से चेतावनी नहीं देती है, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर आप उसका पहले से अनुमान लगा सकते तो वे संकट ही नहीं होती, क्योंकि आप
उनके लिए पहले से तैयार होते हैं। अवश्य भावी संकट सामने आने पर आत्मानुशासन की कहीं ज़्यादा जरूरत होती है, ताकि आप शांत और स्पष्ट मानसिक स्थिति द्वारा उस संकट से सफलतापूर्वक निपट सकें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जब भी किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो अधिकांश लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि वे नाराज हो जाते हैं और आसपास के किसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, लेकिन यह ऊर्जा की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इससे समस्या हल नहीं होती। इसके बजाय आप में तो वह अनुशासन होना चाहिए कि आप शांत, निष्पक्ष और भाव शून्य बने रहें। जब भी आपके सामने कोई अप्रत्याशित समस्या या संकट आए तो शांत रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। यह कैसे हुआ और दोष किसका है, यह सब सोचने के बजाय इस संदर्भ में सोचें कि अब क्या किया जा सकता है। मान लें कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई घायल हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले तो आप घायल व्यक्ति की चिंता करते हैं, उसका खून रोकने का प्रयास करते हैं और नुकसान को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद ही आप यह विश्लेषण शुरू करते हैं कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। इसी तरह कोई समस्या या संकट आने पर भी तुरंत इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कहकर आत्मानुशासन का अभ्यास करें, भले ही उस पल आप केवल अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए ही जिम्मेदार हों। अपना मस्तिष्क जो है उसको शांत रखें। शीर्षस्थ लोग संकट के समय प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे समय में वे शांत, आरामदेह और स्पष्ट मानसिकता बनाए रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है और वे आत्म करुणा की भावनाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं। इसी वजह से वे ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते हैं, स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण कर पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जिस पल आप नाराज और विचलित होते हैं उसी पल आपका नियो कॉर्टेक्स यानी आपका सोचने वाला मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में केवल आपका पोलियो कॉर्टेक्स यानी आपका भावनात्मक मस्तिष्क ही सक्रिय रहता है, जो सिर्फ लड़ो या भागो के संदर्भ में सोचता है। जब आपका भावनात्मक मस्तिष्क आप पर हावी हो जाता है तो आप केवल काले और सफेद, हाँ या नहीं और कुछ करने या कुछ नहीं करने के संदर्भ में सोचते हैं। आप इस द्वैत से परे सोचने की शक्ति को गंवा देते हैं और उस खास स्थिति से निपटने के सभी संभावित तरीकों को देख नहीं पाते हैं। शीर्ष लोग यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हर समस्या आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत आत्मानुशासन का जो विश्वास है उसको बढ़ाने का अवसर है। आप जितनी बड़ी समस्याएं सुलझा सकते हैं जीवन में आप उतने ऊपर उठेंगे। सफलता की सीढ़ियां। कुछ साल पहले डॉक्टर लॉरेंस पीटर ने द पीटर प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी। उस रोचक पुस्तक की केंद्रीय अवधारणा सत्य के काफी करीब है। उन्होंने लिखा है कि किसी संगठन में लोगों को तब तक प्रमोशन मिलता रहता है जब तक कि वे उस पद पर नहीं पहुंच जाते। जिस स्तर की समस्याओं को सुलझाने में वे सक्षम नहीं होते, वे वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रगति जो है थम जाती है और वे अपने बाकी करियर में वहीं पर रुके रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि इसके चलते हर संगठन में ऐसे लोग हो जाते हैं जो अपनी क्षमता के स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह शासकीय विभागों के मामले में खास तौर पर सच है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से शासकीय विभाग समय और लागत के मामले में इतने अक्षम होते हैं कि वहाँ कोई भी काम करना मुश्किल होता है। यह किसी भी बड़ी नौकरशाही में आम तौर पर सच होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपनी कंपनी या पैसे में उसी अनुपात में प्रगति करते हैं जिस अनुपात में आप में हर स्तर पर समस्याएं सुलझाने और आवश्यक निर्णय लेने की योग्यता होती है। अच्छी बात यह है कि जब आप अधिकांश समय समाधानों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को समाधान केंद्रित बनने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन सी समस्याएं या मुश्किलें आती है, क्योंकि वे जो भी हो आपका मस्तिष्क लगातार सुलझाने के रचनात्मक उपाय खोजता रहेगा। परिणाम यह होगा कि आप इस प्रक्रिया में सचमुच ज़्यादा निपुण और तीव्र हो जाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क की समस्याएं सुलझाने की आदत पड़ जाती है। यदि आप कोई शारीरिक खेल सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में आप सरल बुनियादी बातें सीखते हैं और इसके बाद ही ज़्यादा जटिल दांवपेच सीखने का प्रयास करते हैं। आप उन बुनियादी बातों का बार बार अभ्यास करते हैं जब तक कि आप उन्हें हर बार आसानी से और स्वाभाविक तरीके से न कर लें। समस्या सुलझाने के लिए अनुशासन में माहिर होने के लिए आपको एक फार्मूला या विधि सीख लेनी चाहिए, जिससे आप अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में आने वाली लगभग हर समस्या से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। सौभाग्य से समस्या सुलझाने और निर्णय लेने का एक अचूक और आजमाया हुआ फार्मूला है, जिसका उपयोग आप लगभग हर स्थिति में कर सकते हैं। आइए इस पर नजर डालते हैं। समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के 9 पावदानों की विधि। पायदान एक क्या कहता है? समस्या को स्पष्टता से प्रभाषित करें। चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि सटीक निदान ही आधा इलाज है। इसलिए आपको यह पूछना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि किसी समस्या को लेकर संगठन के बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन समस्या की सटीक प्रकृति के बारे में सबके विचार अलग अलग होते हैं। आपका काम समस्या को इतना स्पष्ट कर लेना है ताकि सभी लोग इसकी परिभाषा के बारे में एकमत हो जाएं और फिर आप इसे सुलझाने की ओर आगे बढ़ सकें। पायदान 2, पूछें क्या यह सचमुच है, यानी क्या यह सचमुच में समस्या है। याद रखें कई ऐसी चीज होती है जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। वे समस्या नहीं है, वे तो जीवन का तथ्य है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो सब प्राइम मॉर्गेज जो होता है वह ठहर जाता है। तो इसे समस्या इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका समाधान आपके हाथ में नहीं है। इसके बजाय यह तो एक ऐसी चीज है जिसे बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और जूझना होगा। इसके साथ ही अक्सर यह भी देखा जाता है कि पहली नज़र में जो चीज़ समस्या या विपत्ति नज़र आती है वह दरअसल छिपा हुआ अवसर होता है। कई बार तो समस्या को सुलझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बजाय आप अब कोई बिल्कुल दूसरा काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो आपके और आपके संगठन दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पायदान 3, पूछें और क्या समस्या है। किसी भी ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसके लिए केवल एक ही परिभाषा हो। आप जितने ज़्यादा तरीकों से किसी समस्या को परिभाषित कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब तक कि हम कम बिक्री कर रहे हैं, कारपोरेशन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, तो हम उन्हें 21 सवाल पूछने के लिए विवश करते हैं जिनमें उनकी प्रमुख समस्या को अलग अलग तरह से बताया गया हो। समस्या के संदर्भ में हर भिन्न सवाल या परिभाषा का समाधान भिन्न होता है और प्रायः वह कारपोरेशन को बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए हम पूछते हैं समस्या क्या है, पहला जवाब मिलता है हमारी बिक्री बहुत कम है। अगला सवाल है समस्या और क्या है, जब हमारे प्रतिस्पर्धी की बिक्री बहुत ज़्यादा है। फर्क पर गौर करें, यदि समस्या यह है कि आपकी बिक्री बहुत कम है तो समाधान स्पष्ट है, विज्ञापन और प्रचार प्रसार बढ़ाना और अपनी बिक्री की गतिविधियों को तेज कर देना। दूसरी ओर यदि समस्या की परिभाषा यह है कि आपके प्रतिस्पर्धी की बिक्री बहुत ज़्यादा है तो जवाब यह हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स की लाइन बदलें, भाव कम करें या कोई नया व्यवसाय शुरू करें। इस तरह के सवालों की श्रृंखला का जवाब देने पर आपको अंततः सही परिभाषा मिल जाएगी जिससे आप सही समाधान पर पहुंच सकते हैं। पायदान 4, पूछे समस्या क्यों उत्पन्न हुई। समस्या के कारणों को समझने का प्रयत्न करें ताकि वह समस्या दोबारा उत्पन्न ही न हो सके। यदि आपके जीवन या
व्यवसाय की कोई समस्या बार बार आ रही है तो यह इस बात का सूचक है कि आपका व्यवसाय सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है या उस विशेष क्षेत्र में अनियंत्रित है। आपके व्यवसाय तंत्र में कहीं ना कहीं कोई दोष है जिस वजह से वही समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है। आपका काम यह पता लगाना है कि ऐसा बार बार क्यों होता है ताकि आप समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकें। पायदान 5, पूछें सभी संभावित समाधान क्या है। आप जितने ज़्यादा संभावित समाधान खोज सकते हैं आपको सही समाधान मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समाधान की गुणवत्ता और समस्या सुलझाने के लिए सोचे गए समाधानों की मात्रा के बीच सीधा अनुपात है। समस्या ऐसी समस्या से सावधान रहें, यानी हमेशा ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसका केवल एक ही समाधान नजर आता हो। पायदान 6, पूछे इस वक्त सबसे अच्छा समाधान क्या है। समाधान चाहे जैसा हो, कई बार तो वह किसी समाधान के न होने से बेहतर होता है। अगर किसी सामान्य समाधान को उत्साह से लागू किया जाए तो वह प्रायः उस उत्कृष्ट समाधान से बेहतर होता है जिस पर इसलिए अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जटिल है। वह काम करने की योग्यता किसी को भी नहीं है। नियम यह है कि आपको अपनी 80% समस्याओं से तत्काल पूरी तरह निपटना चाहिए। केवल 20% समस्याओं को ही भविष्य के लिए छोड़ना उचित होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप किसी समस्या को भविष्य के लिए छोड़ रहे हों तो उसके समाधान पर निर्णय लेने के लिए एक डेडलाइन तय कर दें और फिर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उस डेडलाइन पर अपना निर्णय लें। एक नियम यह है जो यह कहता है कि हर बड़ी समस्या कभी एक छोटी समस्या थी जिसे उस वक्त आसानी से और कम खर्च में सुलझाया जा सकता था। कई बार सर्वश्रेष्ठ रणनीति या समस्या को शुरू में ही खत्म करना होती है। यह स्पष्ट हो जाए कि एक समस्या है और एक समाधान है तो अवश्य कार्रवाई करें और जल्दी करें। तो दोस्तों, पायदान 7 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के उपयोगी कंटेंट वीडियो के माध्यम से अपलोड होते रहते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका यही योगदान मुझे अच्छा से अच्छा करने में योगदान देता है। और कमेंट भी अपना ज़रूर दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।